कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से चली इस फ्लाइट को सांप मिलने की खबर के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। न तो सांप ने किसी को नुकसान पहुंचाया और न ही ये साफ हो पाया कि ये सांप जहरीला था या नहीं। एयर एशिया ये भी नहीं बता पाई कि ये सांप प्लेन पर कैसे पहुंचा। वैसे इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2019 में ऑस्ट्रेलिया से स्कॉटलैंड जा रही एक फ्लाइट को भी सांप मिलने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पंजाब के जलंधर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया और उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला। किस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। अब ये हाल है सरकार का यहां। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी रैली में आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया और उनकी ओर से किए जा रहे वादों को छलावा करार दिया। ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और ये लोग खुद गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवाने के एक्सपर्ट हैं। पंजाब को इनसे भी सतर्क रहना होगा। ये पंजाब को नशा माफियाओं के हवाले करना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव ने वाय श्रेणी की सुरक्षा मांगी। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के डीजीपी को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की बात कही और वाय श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पिछले दिनों पटना में उनके आवास पर हंगामा भी किया था। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच दोपहर 1:30 बजे से कैनबरा में तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक आदमी पर एक बुजुर्ग महिला के रेप का आरोप लगा। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। खबर है कि ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भारतीय T20 टीम से बाहर हो गए। अब वो वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में नजर नहीं आएंगे। वाशिंगटन सुंदर ने चोट के बाद पिछली वनडे सीरीज में वापसी की थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब भी पूरी तरह फिट नहीं है। पंजाब में जीत के अंदाज में चुनाव प्रचार किया गया। प्रचार का यह अनोखा तरीका मलेरकोटला सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जमील उर रहमान ने अपनाया, जो प्रचार के लिए वहां की सब्जी मंडी पहुंचे, जहां उनका एक समर्थक प्रचार के दौरान ही पटाखों का डिब्बा हाथों में लेकर आतिशबाजी करता नजर आया। सब्जी मंडी में चुनाव प्रचार का यह कार्यक्रम काफी देर तक चला, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मंच पर पहुंचे तो उनके समर्थकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस किया। जबकि गले में नोटों की माला पहने मोहम्मद जमील और रहमान भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी विक्ट्री साइन दिखाकर प्रचार किया। गांव के लोग, शहर के लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं और आम आदमी पार्टी को मलेरकोटला हल्के से भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं। इस प्रचार अभियान में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अपने ट्रैक्टर के साथ शामिल हुए। बात की बात है कि पंजाब की ये सीट कांग्रेस प्रत्याशी रजिया सुल्ताना के पति मोहम्मद मुस्तफा के विवादास्पद बयानों की वजह से सुर्खियों में आई, जिनके सामने आम आदमी पार्टी ने मोहम्मद जमील उर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा, जो चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका अपनाकर वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। बड़ी खबर चीन पर। मोदी सरकार ने चीन को एक बार फिर तगड़ा झटका दिया और उसके 50 से ज्यादा मोबाइल ऐप बैन कर दिए। पिछले 1.5 साल में यह तीसरी बार है जब भारत सरकार ने चीन पर यह बड़ी कार्रवाई की। चीन की चालाकी का करारा जवाब देते हुए अब तक उसके 200 से ज्यादा मोबाइल ऐप को भारत में बैन किया जा चुका है। चंदन जजवाड़े इस पर और जानकारी देने हमें। चंदन, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, देखिए 50 से ज्यादा जिन ऐप पर पाबंदी लगाई गई है उनमें से ज्यादातर ऐप का कनेक्शन चीन से है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो चाइनीज ऐप है। इससे पहले 2020 में भी भारत सरकार ने कई चाइनीज ऐप पे पाबंदी लगाई थी। माना जा रहा कि उनमें से कई ऐप नाम बदल करके इस बार सामने आए हैं और इसलिए ये डेटा चोरी करने में संलग्न थे, संलिप्त हुए। भारत सरकार की तरफ से इस पर डिटेल प्रतिक्रिया का इंतजार है कि आखिर किन वजहों से इन ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन एक बात तय है कि खास करके कैमरा, ब्यूटी कैमरा और वीडियो एडिटिंग के नाम पर जो ऐप सामने आए हैं उनमें से कई ऐप चाइनीज ऐप है और जो डेटा चोरी कर रहे थे भारत में। भारत सरकार ने एक बार फिर चीन पर बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की। इस बार केंद्र सरकार ने चीन के 54 मोबाइल ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इन ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों का डेटा चुराकर गलत तरीके से देश के बाहर भेजा जा रहा था। सौभाग्य की एक बात यह कि गलवान की घटना के बाद भारत सरकार ने चीन पर
ये बड़ी डिजिटल स्ट्राइक करते हुए उसके 59 ऐप बैन किए थे, जिनमें मशहूर ऐप टिकटॉक भी शामिल था। आजम के बहाने योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर हमला बोला। 27 फरवरी 2020 से आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं और वो यूपी की रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। जिसका जिक्र करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेर लिया। आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते, क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद आजम खान के बेटे और रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम ने उन पर निशाना साधा। लोगों के दिल में आजम साहब रहते हैं और लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपना नतीजा 10 मार्च को देंगे। आजम खान यूपी की रामपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं और वो जेल से ही रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि आजम खान पर 80 से ज्यादा केस दर्ज हैं और वो पिछले 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी जेल में बंद थे, लेकिन दोनों अब जेल से छूट चुके हैं। सुषमा स्वराज पर पीएम ने एक पोस्ट लिखी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने इस पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके परिवार में भी एक बच्ची का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया था। ये नाम रखने का सुझाव प्रधानमंत्री मोदी की मां ने दिया था, क्योंकि वो सुषमा स्वराज से मिलकर काफी प्रभावित हुई थी। इरफान पठान ने भी आईपीएल की नीलामी में सुरेश रैना को नहीं खरीदे जाने का मामला उठाया। इस पर उन्होंने दलील दी कि कई विदेशी खिलाड़ी 40 की उम्र तक भी आईपीएल में खेले हैं, जबकि सुरेश रैना अभी 35 साल के ही हैं। मुंबई पुलिस ने गहना कारोबारी के दफ्तर में हुई चोरी के मामले को सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने इस केस की जांच के दौरान करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाली और फिर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अराउंड 150 कैमरे स्कैन किए गए और फाइनली इनको हमने पनवेल से उठाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के जालौन में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। वैलेंटाइंस डे पर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि यूपी के आगरा में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग इलाकों में जाकर लड़कों और लड़कियों को धमकी दी। लेकिन इससे पहले इन हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइंस डे का पुतला फूंका और नारेबाजी की। इसके बाद विरोध कर रहे लोग एक पार्क में पहुंच गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता एक लड़के और लड़की को पकड़े दिखाई दिए, जिससे वो दोनों बुरी तरह घबराए नजर आए। लेकिन वैलेंटाइंस डे का विरोध कर रहे लोगों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। अपनी मम्मी पापा बुला ले, जेल चली जाएगी। इस दौरान लड़का लगातार उनका विरोध करता रहा। काफी देर तक चले हंगामे के बाद किसी तरह दोनों वहां से निकल पाए, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा और वो पार्क से निकलकर एक सड़क पर पहुंच गए। वहां उन्होंने वैलेंटाइंस डे के एक पुतले को कपड़े पहनाए और उसके चेहरे को घूंघट से ढक दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस संबंध में थाना हरिपर्वत में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि पार्कों में जिन लड़के लड़कियों को हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, उनके वीडियो बनाकर भी उन्होंने वायरल कर दिए। सौभाग्य की बात यह कि आगरा की सड़कों पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कई घंटों तक वैलेंटाइंस डे के विरोध में हंगामा किया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। बताया गया कि एक पार्क के गेट पर ही पुलिस चौकी बनी है, लेकिन वहां भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि बाद में कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। पूरी दुनिया में मची उठापटक और युद्ध की आशंकाओं के बीच शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कारोबारी हफ्ता शुरू होते ही सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1747 अंक लुढ़ककर बंद हुआ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यह गिरावट करीब 3% की रही, जिसके बाद सेंसेक्स 56,405 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी में भी 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 500 से ज्यादा अंक गिर गया और कारोबार खत्म होने के वक्त निफ्टी का स्तर 16,842 तक पहुंच गया। इस गिरावट की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में निवेशकों को 8 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। अमेरिका और यूरोप के बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमतें 7 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिन्हें गिरावट की बड़ी वजह माना जा रहा है। सौभाग्य की एक बात यह कि पश्चिम एशिया में पहले से हंगामा मचा हुआ था और अब यूक्रेन की वजह से अमेरिका और रूस के टकराव की आशंका भी तेज हो गई है। अगर जंग हुई तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। इसे पूरी दुनिया के बाजारों में गिरावट की वजह माना जा रहा है। पंजाब की मंत्री रजिया सुल्ताना ने प्रचार में पति का सहारा लिया। वो वहां की मलेरकोटला सीट से ही चुनाव लड़ रही हैं। रजिया सुल्ताना पिछली बार यहीं से जीती थी और इस बार भी वो मलेरकोटला से मैदान में है।
लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में घूमकर ऐसा लगा कि रजिया सुल्ताना अपने पति के नाम पर वोट मांग रही हैं। उनके पति हैं सिद्धू के सलाहकार और पंजाब पुलिस में डीजीपी रह चुके मोहम्मद मुस्तफा। मलेरकोटला में रजिया सुल्ताना से ज्यादा मोहम्मद मुस्तफा के पोस्टर नजर आए। वहां की दीवारों पर अगर एक पोस्टर रजिया सुल्ताना का दिखा तो 2 पोस्टर मोहम्मद मुस्तफा के नजर आए। यही नहीं, वो गली गली घूमकर अपनी पत्नी के लिए वोट मांगते भी दिखे। मोहम्मद मुस्तफा ने दबी जुबान में ये बोल भी दिया कि वो लोगों में अपनी पत्नी से ज्यादा पॉपुलर हैं। वो भी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन सच ये है कि ये पूरा पंजाब जानता है, मेरा शहर भी जानता है कि ये आदमी देश के लिए इसने कुर्बानियां दी हैं। रजिया सुल्ताना मलेरकोटला से विधायक और चन्नी सरकार में मंत्री हैं। प्रचार में पति का सहारा लेने के सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। नहीं, मुस्तफा जी के पोस्टर बहुत पहले लगाए गए थे, तो लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्होंने नहीं उतारे। इस सीट पर रजिया सुल्ताना के खिलाफ हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी की उम्मीदवार फरजाना आलम। इन दोनों प्रत्याशियों में एक बात कॉमन है और वो ये कि दोनों के पति पूर्व डीजीपी हैं। जहां रजिया के लिए उनके पति पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं फरजाना खुद प्रचार करती दिखी। उन्होंने इशारों में अपनी विरोधी पर हमला किया और साफ साफ कहा कि वो खुद के दम पर चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, हम इसका कोई फायदा उठाना नहीं चाहते कि हमारे हस्बैंड क्या थे क्या नहीं। हमने तो जो अपने आप काम किए हैं उसी के बारे में हम लोगों को बताते हैं। मलेरकोटला पंजाब की इकलौती विधानसभा सीट है जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में। सौभाग्य की बात है कि अब तक केवल एक बार इस सीट से हिंदू उम्मीदवार जीता है। मतलब ये कि वहां ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार ही विधायक बने हैं। इस बार मलेरकोटला से कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एक उम्मीदवार हिंदू है, जबकि कांग्रेस, एनडीए और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों समेत 14 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय के। गुजरात के राजकोट से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां प्याज उगाने वाले किसानों ने बॉल की जगह प्याज से क्रिकेट खेला और इसकी वजह उन लोगों ने प्याज की खराब क्वालिटी को बताया। किसानों ने दावा किया कि बाजार से खरीदे बीज नकली होने की वजह से प्याज की पैदावार खराब हुई, जिसके बाद विरोध जताने के लिए उन लोगों ने यह तरीका अपनाया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि फसल बोने के बाद उन्होंने 4 महीने तक बाकायदा इंतजार भी किया, लेकिन मुश्किल से 20% प्याज ही सही तरीके से तैयार हुआ, जिससे नाराज किसान हाथों में बैट थामकर खेतों में पहुंचे और वहां जमीन से प्याज निकालकर उससे क्रिकेट मैच खेल। पंजाब में बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दिया। पंजाब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक झटका लगा। जालंधर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी बीजेपी में शामिल हो गई। मणिपुर के इंफाल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के एक गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रार्थना की। दिल्ली के मंगोलपुरी में रेप के आरोपी एक फर्जी बाबा को सीमापुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को अब कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। इसके अलावा 21 फरवरी से दर्शन के लिए नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाने वाला नियम भी खत्म कर दिया गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और वहां बाकी बचे निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करने की मांग की। दिल्ली के बवाना में बीते शुक्रवार हुए बिल्डिंग हादसे की चौंकाने वाली वजह सामने आई। आरोप लगाया गया कि खाली पड़े कई फ्लैट से लोग सरिया चुरा कर ले गए थे, जिसकी वजह से बिल्डिंग कमजोर होकर गिर गई। और इस बात की गवाही दी वहां मौजूद इमारतों ने, जहां बदमाशों ने तोड़फोड़ की और उसमें लगे खिड़की दरवाजे समेत कई फ्लैट के सरिये तक चुरा लिए। तकरीबन 3000 फ्लैट्स भूतिया खंडहरों में तब्दील हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, आसपास के लोगों ने दावा किया कि रहने के लिए बनाई इमारतों में नशेड़ियों ने कब्जा जमा लिया, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोगों के साथ लूटपाट की घटनाएं भी दर्ज की गईं। साथ में से चाकू रखते हैं, फोन भी खोज लेते हैं, पैसे भी छीन लेते हैं। आरोप है कि 15 साल पहले बनकर तैयार हुई इस टाउनशिप का एक भी मकान किसी जरूरतमंद शख्स को नहीं मिला। साथ ही बीते शुक्रवार को खाली पड़ी इन इमारतों का एक हिस्सा जर्जर होकर गिर भी गया, जिसकी वजह से कई लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि 15 साल पहले बनाई गई बवाना की इस टाउनशिप में झुग्गी बस्ती के लोगों को मकान बांटे जाने थे, लेकिन बनने के बाद एक भी मकान किसी को नहीं मिला। बीते शुक्रवार यहां हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि दावा यह किया गया कि वो लोग भी इनसे सरिया चुराने की कोशिश में थे और तभी एक हिस्सा भरभरा कर उन पर गिर पड़ा। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। यूपी के कानपुर की रैली में उन्होंने गोवा में टीएमसी की प्रभारी महुआ मोइत्रा के बयान का जिक्र किया। महुआ मोइत्रा ने बयान दिया था कि टीएमसी गोवा में हिंदू वोटरों को बांटना चाहती है और इसीलिए उसने वहां महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से गठबंधन किया। उन्होंने गोवा की 40 में 14 सीटों के बारे में बात करते हुए यह बयान दिया था।
प्रधानमंत्री ने महुआ मोइत्रा के इस बयान का जिक्र किया और चुनाव आयोग का इस ओर ध्यान खींचा। बंगाल की टीएमसी पार्टी वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र, ये सेकुलरिज्म है क्या? लेकिन टीएमसी ने इस बात से इनकार किया कि उसने गोवा में धर्म के नाम पर सियासत की। टीएमसी का कोई ये नहीं, टीएमसी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेके चलते। सियासी वार पलटवार के बीच बीजेपी इस मुद्दे पर कानून का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुट गई। टीएमसी ने पहली बार गोवा में चुनाव लड़ा, जिसके लिए उसने वहां की महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से गठबंधन किया। सौभाग्य की बात है कि गोवा की 40 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान के बीच प्रधानमंत्री ने महुआ मोइत्रा के हिंदू वोटरों को बांटने वाले बयान का जिक्र किया। उन्होंने कानपुर की रैली में यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद खबर है कि पार्टी इस मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल के तंज पर चन्नी ने पलटवार किया। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच ये ज़बानी जंग तब शुरू हुई जब चन्नी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर अंग्रेजों की तरह पंजाब को लूटने के इरादे से वहां आने का आरोप लगाया, जिसका जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने चरणजीत सिंह चन्नी पर तंज कसा। उन्होंने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि उनकी वजह से चन्नी रात को सो तक नहीं पा रहे। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे को ही गालियां देते हैं। आजकल वो रात को सो भी नहीं पा रहे। अरविंद केजरीवाल के इस तंज पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने भी पलटवार किया और उन पर लोगों के बीच झूठ फैलाने का आरोप मढ़ दिया। इन्हां लोकां ने कंपेयर नूं झूठ ते खड़ा कर लिया, हर गल झूठ बोलदे हैं। कुछ रोज पहले आम आदमी पार्टी ने चन्नी के चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र में रेत के अवैध खनन और उसमें उनके भी जुड़े होने की शिकायत की थी। सौभाग्य की बात है कि आम आदमी पार्टी की शिकायत के बाद अवैध रेत खनन की जांच तो हुई, लेकिन जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री चन्नी को क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद चन्नी ने अरविंद केजरीवाल पर उनके खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर रेत खनन मामले की फिर जांच करवाने की बात कही। फिल्म झुंड का गाना जारी कर दिया गया। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड का एक गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लोग कहते हैं झुंड है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम के दिसपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। ये शिकायत बीजेपी महिला मोर्चा ने की। इसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर अपने एक ट्वीट में असम समेत उत्तर पूर्व के राज्यों की अनदेखी की। पिछले दिनों राहुल गांधी ने देश की एकता की बात करते हुए सोशल मीडिया पर यह ट्वीट किया था। टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईजी को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया गया। कंपनी के बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। 51 साल के आईजी का जन्म तुर्की के इस्तांबुल में हुआ है। रिटेल महंगाई दर जनवरी में बढ़कर 6.01% हो गई। इससे पहले दिसंबर में यह 5.66% रही थी। गुजरात के गांधीनगर में एक परिवार को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश करना भारी पड़ गया। उन्होंने कनाडा के रास्ते अमेरिका जाने के लिए एक ट्रैवल एजेंट से मदद मांगी, जिसने आधे पैसे लेकर उन्हें कनाडा की बजाय कोलकाता में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और बंदूक की नोक पर बाकी बचे पैसे की मांग करने लगा। હું કીધું કે છોકરીને બચાવવા માટે ઘરેથી પૈસા મંગાય તો હું ડરની મારી ઘર જમીન બધું વેચીને એને પૈસા આપે। जिसके बाद उनके घर वालों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। फोन कॉल की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने कोलकाता पहुंचकर किडनैपिंग करने वाले इस गिरोह को धर दबोचा, जिसमें 8 लोग शामिल बताए गए। જે 15 લોકોને રેસ્ક્યુ કર્યા છે એમાંથી મહેસાણાના, ગાંધીનગરના, અમદાવાદના લોકો છે। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस गिरफ्त से भागने वाले एक आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। बताया गया कि मोबाइल लूटने के आरोप में उसे दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले गिरफ्तार किया और उसे साथ लेकर नरेला इलाके में तलाशी के लिए पहुंची, जहां उसके साथी और चोरी हुए मोबाइल को ढूंढने का काम जारी था। तभी अचानक उसने एक पुलिस वाले की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर उस पर फायरिंग कर दी। मौके का फायदा उठाकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने उस पर फौरन जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर पर गोली लगी और वो वहीं गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही पुलिस के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली इसके लेफ्ट थाई में लगी। इसकी हालत खतरे से बाहर है। इस फायरिंग में एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। उसके हाथ में गोली लगी, जिसके बाद साथी पुलिस वाले उसे सहारा देते दिखाई दिए। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में जिस बदमाश ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, उसका नाम फैजल बताया गया, जिस पर दिल्ली में ही करीब 7 से 8 लूटपाट और छीना झपटी के मामले दर्ज हैं और पुलिस को लंबे वक्त से उसकी तलाश थी। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है, जिससे उसे
उसके साथियों को पकड़ने में मदद मिल सके। यूपी में दूसरे चरण में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। यूपी में दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले गए और शाम 5 बजे तक इन सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ। ये आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। यूपी के अलावा उत्तराखंड की सभी 70 और गोवा की सभी 40 सीटों पर भी मतदान हुआ। उत्तराखंड की 70 सीटों पर शाम 5 बजे तक करीब 60% मतदान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा आंकड़े गोवा से आए, जहां के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। वहां की 40 सीटों पर शाम 5 बजे तक 78% से ज्यादा मतदान हुआ। ये आंकड़े आखिरी नहीं है और इनमें बदलाव भी हो सकता है। यूपी के हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को तमंचावादी पार्टी बता दी। इनका नाम कुछ और है, काम कुछ और है। नाम है समाजवाद, काम है तमंचावाद और सोच है परिवारवाद। न ये तूफान ही अपने कभी तेवर बदलते हैं, न ये तूफान ही अपने कभी तेवर बदलते हैं, न इनके खौफ से अपना कभी हम घर बदलते हैं। सौवात की एक बात कही अशोक ने, न मन में खौफ शीशों के, न पश्चाताप में पत्थर। न शीशे ही बदलते हैं, न ये पत्थर बदलते हैं। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौवात की बात।